Guys, my name is Harpreet Singh and you are watching Commerce EduTech. Today we are going to discuss a new topic from Plus One Accountancy. That topic is Theory Base of Accounting. आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी का कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं. आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देखो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस के अकाउंटिंग जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका बेस क्या है, कैसे कैसे हम अपनी अकाउंटेंसी जो है वो बना सकते हैं. देखिए, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस फंडामेंटल बेस विच सजेस्ट अस व्हेन and how to record the transactions in the books of accounts. ये जो फंडामेंटल बेस होता है ये हमें ये बताता है कि हमें जो ट्रांजैक्शन है वो अपने अकाउंट्स में कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है और कब रिकॉर्ड करनी है. लाइक वो ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड होगी, वो एक्सपेंसेस के रिलेटेड हो सकती है, वो रेवेन्यू के रिलेटेड हो सकती है. फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट्स, ये जो कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो टेल्स अस व्हेन रेवेन्यू शुड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कि इसके रिगार्डिंग जो रेवेन्यू है वो किताबों में कब रिकॉर्ड होना चाहिए. फॉर दिस पर्पस वी हैव टू अप्रोचेस. जो हमें ये अकाउंटिंग बेसिस है, अकाउंटिंग सिस्टम है, ये हमें दो बेसिस जो है वो प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे हम अपनी अकाउंटिंग जो है बना सकते हैं. इससे पहले जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बारे में आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है. तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि जब रेवेन्यू आपको एक्चुअल में रियलाइज हो जाए या कस्टमर जो है वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट कर ले कि वो आपको इन फ्यूचर वो रेवेन्यू पे करेगा, तभी हम उस रेवेन्यू को जो है अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे. अदरवाइज़ वो रेवेन्यू किताबों में रिकॉर्ड नहीं होगा. जिसकी हमने क्या एग्जांपल ली थी कि अगर आपको कोई सेल का ऑर्डर मिल जाए तो ऑर्डर मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग अपनी जो रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर. अगर हमने सामान बना दिया और डिलीवर कर दिया तो यहाँ भी हम अपना रेवेन्यू जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिलीवरी कैंसिल कर सकता है. कारण कि वो सामान जो है उसकी क्वालिटी उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो जो डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब भी हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अगर वो एक बार डिलीवरी को चेक कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और लीगली वो बाउंड हो जाता है हमें उसके लिए पेमेंट करने के लिए, देन हम उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब कि इस चीज़ के पीछे कोई ना कोई जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क कर रहा है कि कब हम रेवेन्यू को किताबों में रिकॉर्ड करते हैं. सो इसके लिए हम, ये तो सिर्फ एक चीज़ थी कि रेवेन्यू के रिगार्डिंग. अभी हमने खर्चों की बात भी करनी है कि खर्चे जो हैं हमारे उसको हम कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं. सो इसके लिए हमें दो अप्रोचेस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं. कैश सिस्टम अप्रोच है, दूसरी अक्रूवल सिस्टम है. देखो, कैश सिस्टम जो अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ओनली दोज अकाउंटिंग transactions will record in the books of accounts in which actual cash is paid or received. Only those transactions. सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिसके ऊपर आपको एग्जैक्ट कैश या तो मिल जाएगा या आप एग्जैक्ट उसका कैश जो है वो पे करते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल कि सैलरी है, एक पर्सन की 20,000 सैलरी है, हमने 15,000 उसको कैश दे दिया, 5,000 हमने उसको ड्यू बेसिस पे रख लिया कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ पे करेंगे. तो अगर हम कैश सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमारी बुक्स में क्या 20,000 सैलरी रिकॉर्ड होगी? नहीं. हमने एक्चुअल में कितनी सैलरी पे की है? 15,000. तो हमारी किताबों में 15,000 सैलरी ही पे की जाएगी, तो वही रिकॉर्ड होगी. अगर सेल हमने से फॉर एग्जांपल कि हमारे पूरे साल में हमने 50 लाख की सेल कर दी, लेकिन जिसमें हमें सिर्फ 30 लाख रुपए कैश मिला, 20 लाख का जो कैश है वो हमें अभी नहीं मिला. हाँ, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर ली है. जो बायर हैं उन्होंने लीगल ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर ली कि वो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे.
लेकिन तब भी हम वो जो 20 लाख की सेल है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो है किताबों में रिकॉर्ड होंगी जिसके लिए हमें या तो एक्चुअल में कैश मिल जाएगा या हम एक्चुअल में कैश जो है वो पे कर देंगे। ट्रांजैक्शंस विच आर ऑन क्रेडिट बेसिस शैल नॉट पार्ट ऑन बुक्स। वो हमारी किताबों का पार्ट नहीं बन सकती, हमारी किताबों में रिकॉर्ड नहीं हो सकती जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेसिस पे है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस उधार पे हैं। इन दिस अप्रोच अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट शैल नॉट फॉलो। सो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता था कि सिर्फ इसी अकाउंटिंग ईयर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होंगी। इट मीन्स कि हमने वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया। ट्रांजैक्शन तो हमारी साल की है लेकिन उधार की थी, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो रेवेन्यू हमें अर्न करना है, हमें उसी के रिगार्डिंग जो खर्चे करें हैं वो रिसीव होने चाहिए, वही रिकॉर्ड होने चाहिए। और ये भी हमने यहाँ पे फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने जो एडवांस सैलरी उसको पे की वो नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू के रिगार्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो रिकॉर्ड हमें अपनी इस साल की किताबों में करनी पड़ेगी क्योंकि हम कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो ये जो सिस्टम है ये हमें बिजनेस का ट्रू और फेयर पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर? क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोनों। Which means transactions may be related to the previous year or may be of next year। के दोनों ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पिछले साल के रिगार्डिंग हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग हो। बट इफ पेड और रिसीव इन प्रेजेंट ईयर विल रिकॉर्ड इन दिस ईयर। सो वो इसी साल में रिकॉर्ड होंगी अगर हमने इस साल में उसकी पेमेंट की है या इस साल में हमें उसकी पेमेंट रिसीव हुई है। एग्जाम्पल, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018। देखो ये अगस्त 2018 की सैलरी है, इसका मतलब जो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2018 और 19 है। लेकिन ये सैलरी हमने पेड की है अप्रैल 2019 में। अप्रैल 2019 मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और उसका अंत होता है 31 मार्च को जाके। इसीलिए जो अप्रैल में हमने पे किया ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। सैलरी थी अगस्त 2018 की, पेड हुई है अप्रैल 2019 में। सो इट विल रिकॉर्ड इन 2019-20 जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग है, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आती है ये। सो इसी में रिकॉर्ड होगी क्योंकि पेड इस ईयर में हुई है। नॉट इन 2018-19 जिसकी वो एग्जैक्ट सैलरी थी उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। इसीलिए ये जो अप्रोच है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये बिजनेस की जो एक्चुअल पिक्चर है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा अक्रूवल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये और इसी को हमारी जो किताबें हैं वो फॉलो करके चलती हैं। अंडर दिस अप्रोच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर। अकर का मतलब होता है जिस साल में हमारे ऊपर वो खर्चा पड़ गया या हमने जिस साल में वो इनकम एक्चुअल में कमा ली। देखो इनकम कमाई कैसे जाती है, से फॉर एग्जांपल कि किसी का कोई काम करना जिसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा, अगर वो काम हमने इसी साल में किया तो वो कमीशन भी इसी साल का हुआ। अगर वो कमीशन हमें इस साल मिल गया लेकिन वो काम अगले साल का था, इट मीन्स वो कमीशन अभी ड्यू नहीं हुआ क्योंकि उसका काम कब करना है हमने, नेक्स्ट ईयर में, तो वो इनकम भी नेक्स्ट ईयर की ही है। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके आगे क्या है, इंस्टेड ऑफ व्हेन दे आर रिसीव और पेड। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी क्रेडिट सेल है यहाँ पे कि से फॉर एग्जांपल आपने इसी साल में एक सेल की, वो सेल उधार की सेल है और वो पैसा आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसे नेक्स्ट ईयर ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अक्रूवल बेसिस के आधार पे हम उस ट्रांजैक्शन को इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे
क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं कि कोई भी इनकम जब एक्चुअल में अक्रू हो जाती है, जब हम उसको एक्चुअल में कमा लेते हैं, तभी वो इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैश पेमेंट और कैश रिसीट, कि हमें कैश पेमेंट हम कब कर रहे हैं या हमें कैश रिसीव कब होगा, ये चीज़ें यहाँ पे इग्नोर हैं। इन दिस अप्रोच मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट विल स्ट्रिक्टली फॉलो, इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर कोई सैलरी इस साल की है, हमने उसको पे नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड इसी साल में होगी, चाहे हम पे उसको नेक्स्ट ईयर करें या उसके नेक्स्ट ईयर करें। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2018 and the money received for the same will be in June 2018। देखो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, जनवरी 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 17-18 है, और जो रिसीट का फाइनेंशियल ईयर है वो 18-19 है। सो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्ड इन 17-18, जिस साल वो हमने सेल की है एक्चुअल, उसी साल में रिकॉर्ड होगा, नॉट इन 2018-19। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका है, बिकॉज इट बिकम ड्यू इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, उस साल में ये ड्यू हो गया था। दिस अप्रोच शोज ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस बिकॉज इट फॉलो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। देखो पहले हमने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको, कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि आपको कोई लॉस इन फ्यूचर होगा तो आप उसको अभी रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कोई प्रॉफिट जो है फ्यूचर में होगा, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ दैट प्रॉफिट। वो कैंसिल हो सकता है, लॉस का कैंसिल होना भी पॉजिटिव है, पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स को पॉसिबल लॉस पहले बता के चलते हैं, ताजो उसको वो माइंड में रखकर आपका अपना कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लें। एंड द कंसीडरिंग आउटस्टैंडिंग, इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपने आउटस्टैंडिंग खर्चे नोट करते हैं, अपनी अक्रूड इनकम नोट करते हैं। अक्रूड इनकम वो होती है जो हमने कमाई लेकिन हमको नहीं मिली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे खर्चे थे, ड्यू हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए। और इसी के आधार पे हम जो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंस करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे दो सिस्टम है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा सिस्टम इसके बीच में से निकल के आता है, दैट इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कैश एंड अक्रूवल सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये दोनों का ही मिक्सचर है। इसमें कैश सिस्टम भी फॉलो किया जाता है, इसमें अक्रूवल सिस्टम भी फॉलो किया जाता है। और फॉलो करना कैसे है? फॉर इनकम, जब हमें इनकम रिकॉर्ड करनी होगी तब हम जो है कैश सिस्टम को फॉलो करेंगे, मतलब कि इनकम उसी वक्त रिकॉर्ड होगी जब एक्चुअल में वो आपको मिलेगी। और एक्सपेंसेस के लिए जो है अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना है। एक्सपेंसेस सभी नोट करने हैं, आपके साल के होने चाहिए, चाहे वो आपने पे किए चाहे नहीं किए। क्लियर? सो इस कॉन्सेप्ट में जो है दोनों सिस्टम पहले वाले फॉलो होते हैं। ये तो थे अकाउंटिंग सिस्टम जिसके बेसिस के ऊपर जो अकाउंटिंग है वो तैयार की जाती है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है। Accounting standards are written statement consisting of rules and guidelines issued by accounting institutions। देखो जहाँ पे बात रूल्स की आती है तो वो चीज़ स्ट्रिक्ट हो जाती है। इट मीन्स क्या, इसमें अगर रूल्स वर्ड यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द प्रैक्टिशनर्स। जो हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टिंग स्टेटमेंट। देखो यूनिफॉर्मिटी हमारी
जो स्टेटमेंट्स है उसमें होनी चाहिए। हमने क्वालिटेटिव जो फीचर थे उसमें देखा, क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारी स्टेटमेंट्स में, कि हर बार जो हम रूल्स बनाते हैं, रूल्स यूज़ करते हैं, वो सिमिलर ही होने चाहिए। और कंसिस्टेंसी, अगर हम उनको लगातार यूज़ करते हैं तो वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो लोग सीए करते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट से सीए करते हैं। सो सीए का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब हम इसकी नीड और बेनिफिट देखते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं इसका बेनिफिट क्या है इसको फॉलो करने से। फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो तब आती है अगर हम हर साल एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एक ही मेथड जो है वो फॉलो करते हैं किसी एक चीज़ के लिए। से फॉर एग्जांपल फॉर डेप्रीसिएशन, अगर हम डेप्रीसिएशन को यूज़ करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बना हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये बताया हुआ है कि आप डेप्रीसिएशन कैसे लगाओगे, डेप्रीसिएशन के कौन कौन से मेथड हैं और उसको लगाने के क्या क्या आपके ऊपर रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो उसके लिए हमें इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी होता है। So accounting standards are required to bring uniformity in accounting methods which may protect the financial statements from personal biasness। जो हमारी पर्सनल बायसनेस होती है, हम पक्षपात कर देते हैं अलग अलग मेथड यूज़ करने के। सपोज करो कि सही मेथड जो है वो मुझे नहीं आता, से फॉर एग्जांपल कि एज एन अकाउंटेंट मुझे वो मेथड नहीं आता, टिपिकल लगता है। जो आसान मेथड है वो मुझे आता है लेकिन उससे जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो रिप्रेजेंट नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, पक्षपात करूँगा। तो मैं वो मेथड यूज़ करूँगा जो कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो मेथड मैं यूज़ नहीं कर रहा। सो इसके लिए क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये गाइडलाइंस देते हैं कि आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है और उसको रेगुलरली यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ये हमने उसका जो क्वालिटेटिव फीचर है वो देखा था। और रिलायबिलिटी कब आती है ये भी हमने देखा कि अगर वो एरर फ्री होगी, अगर उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, अगर उसमें कंसिस्टेंसी होगी तो हम उसके ऊपर जो है रिलायबल हो सकते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कंक्रीट थ्योरी बेस्ड टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमें स्ट्रिक्ट रूल मेथड्स जो ये सजेस्ट करते हैं, दे प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी इन मेथड्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड डिस्क्लोजर नॉर्म्स विच मेक इट ईजी फॉर द यूजर इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। देखो डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या होते हैं। हमने पहले एक कन्वेंशन पढ़ी है फुल डिस्क्लोजर, मीन्स हमने उसमें देखा था कि जो मटेरियल फैक्ट होते हैं, अगर कोई भी फर्म, कोई बिजनेस अगर कोई माइनर चेंज या मेजर चेंज करता है जिसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर जाता है और जिसका इफेक्ट यूज़र के डिसीजन के ऊपर आ सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल फैक्ट। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोज मटेरियल फैक्ट्स मस्ट डिस्क्लोज सेपरेटली, कि वो सेपरेटली डिस्क्लोज होने ज़रूरी हैं। सो ये चीज़ हमें किसने दी, ये नॉर्म्स हमें किसने दिए, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने प्रोवाइड किए, विच मेक इट ईजी फॉर द यूज़र इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए और स्टेटमेंट रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए कि ये रिजल्ट कैसा है, क्यों है, तो ये इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस प्रॉपरली करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मिसलीड इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं, मीन्स के कोई विंडो ड्रेसिंग करते हैं, कोई चीज़ हम उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं मिसलीड करना, ठीक है, मिसगाइड करना किसी को, वो इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड इन यूनिफॉर्म वे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 advised to prepare cash flow statement in different kind of activities।
हम अपने यूज़र्स के लिए जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अपनी एनालिसिस स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए भी हम ये तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग ये शो करते हैं कि कैश का जो फ्लो है पिछले साल से इस साल में कैसे कैसे हुआ, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो किन कैसे कैसे हुआ। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें सजेस्ट करता है कि ये जो फ्लो आप चेक करोगे, फ्लो आप जो दिखाओगे, उसको आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू दिखाओगे। हम लोग इकट्ठा भी दिखा सकते थे, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये स्टैंडर्ड जो है हमें ये बताता है कि 3 एक्टिविटी अलग अलग खोल दो, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तीसरी है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है बिजनेस के मेन जो खर्चे होते हैं, मेन जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें डील करती है। इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स एसेट्स में डील करती है, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में डील करती है। ठीक है, तो उन 3 उसने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 3 एक्टिविटीज़ को अलग अलग कर दिया, और स्ट्रिक्टली हमें यही चीज़ फॉलो करनी पड़ती है जब भी हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो यूज़र है उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जो बिज़नेस है वो कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी से ज़्यादा पैसा उसको आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेक इट सिंप्लीफाई, कि इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, सिंपल कर दिया, टू अंडरस्टैंड इन यूनिफॉर्म वे फॉर द यूजर्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। देखो फ्रॉड का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को जानबूझकर गलती करते हैं तो उसको बोल देते हैं फ्रॉड। और मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, हम लोग अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस करते हैं, बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग क्या यूज़र को अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाएँ। So it prevent the statements from fraud and mislead information by introducing uniform methods, disclosure norms and present financial information। कि हमने अगर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है फॉर प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर डिस्क्लोजर नॉर्म फॉलो करते हैं तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस किए हैं तो वो हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, और जो हमने मेथड यूज़ करने हैं वो हमें यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। मतलब क्या, हम उसको नेक्स्ट ईयर में चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने के अगर फिर भी चेंज किया फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस, तो उसके चेंज करने का बिजनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा वो हमें फिर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है। सो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ा कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और अगर हम चाहें भी तो उसमें फ्रॉड जो है नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है किसके आधार पे, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो उसके साथ अटैच होना ज़रूरी होता है, और जब हम उसको अटैच करते हैं तभी वो ट्रांजैक्शन जो है हमारी किताबों में रिकॉर्ड होती है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकथाम करते हैं फ्रॉड की और मैनिपुलेशन की। नेक्स्ट है हेल्प ऑडिटर्स। देखो ऑडिटर्स कौन होते हैं, इन प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको ऑडिटर के तौर पे जो है अपॉइंट किया जाता है। बिजनेस की किताबों को चेक करना मीन्स के उसका ऑडिट करना, अंकेक्षण कहा जाता है इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हैं, और जिस अकाउंटिंग पॉलिसी, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम अपनी किताबें जो है वो बनाते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। सो ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, ये जो मेथड हैं, ये जो रूल्स हैं, ये क्या होते हैं, बेस बन जाता है ऑडिट करने का। जो ऑडिटर है, सिंप्लीफाई हम लोग एक्सप्लेन क्या करेंगे कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये हमें फॉलो करनी है, और जो ऑडिटर आएगा वो ये सिर्फ ये देखेगा कि क्या आपने वाकई में ये टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज़ जो है इसको फॉलो किया कि नहीं किया।
अगर हम से फॉर के अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो के लिए है, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किसी और ही तरीके से बना रखी है, तो वो क्या लिख के जाएगा कि वॉयलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कि हमने उसकी वॉयलेशन कर रखी है और अकाउंटिंग जो है हमने किया उसके आधार पे नहीं की। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये हेल्प करते हैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि वो आके हमारी किताबों को जो है सिंपली ऑडिट कर सकता है। ठीक है जी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है IFRS, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो कुछ जो स्टैंडर्ड्स है वो नेशनैलिटी के आधार पे बनते हैं, जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके बारे में हमें अभी बात की कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ गाइडलाइंस हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडिया लेवल के ऊपर ही वर्क करते हैं। और कुछ जो स्टैंडर्ड हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर होने चाहिए, जिसके आधार पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी होगी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। और जो आपने यहाँ का बिज़नेस जो है वो फॉरेन में अपनी ब्रांच सेट करता है, या फॉरेन का जो बिज़नेस है वो इंडिया में अपनी ब्रांच सेट करता है, तो उसके लिए क्या है कि यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो IFRS क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट कंट्रीज। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो यूज़ होती हैं डिफरेंट कंट्री में, क्योंकि हमारे जो यूज़र हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में बैठे हों, वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, एंड इन डिफरेंट लैंग्वेज में वो जो है पब्लिश होती है। IFRS जो है यूज़ करता है टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द यूजर्स सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जो IFRS है ये क्या करता है, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आता है सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के फॉर द यूज़र्स जो कि सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर हम सपोज करो कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हमारे पास जो किताबें हैं वो अमेरिका की आ रही हैं, वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहे हैं, और उसी के आधार पे वो किताबें बनाते हैं, और हमारे पास जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमें क्या, वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होंगे, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आज तक हमने स्टडी किए हैं वो अलग है, तो हमें वो स्टेटमेंट्स जो है इजीली समझ में नहीं आएंगी। तो अगर हमें उस स्टेटमेंट को इजीली समझना है तो क्या, एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए जिसको मानते हुए सभी जो बिजनेस हाउसेज हैं वो अपनी किताबें बनाएं। तो ऐसे ही जो ये ज़रूरत कौन पूरी करता है, IFRS इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ये हमारी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। In India, ICAI had announced that use of IFRS is mandatory. इंडिया में जो हमारा इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है, पब्लिश करता है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो इंडियन बिजनेस हाउसेस हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, वो IFRS के नॉर्म्स को यूज़ करेगा, उसको मान्यता देगा और अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है उसी के आधार पे बनाएगा। सो इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ international accounting standards which state how particular type of transactions and other events should be reported in financial statements। कोई ज़्यादा अलग नहीं है तो सिमिलर, लेकिन क्या कर रखा है कि सभी कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा किया और उनमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो निकाल करके IFRS डेवलप कर दिए गए। IFRS issued by इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उनके द्वारा ये इशू किए जाते हैं, एंड दे स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ अकाउंटेंट्स मस्ट मेंटेन द रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन। सो क्या होता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंटरनेशनल, ये इनको बनाता है, एंड दे स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ अकाउंटेंट्स मस्ट मेंटेन द रिपोर्ट्स, और वही इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि अकाउंटेंट्स जो है अपनी किताबों को कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कैसे जो है जनरेट करेंगे। IFRS आर एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू हैव अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज
यही इसका मीनिंग है कि अगर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्यों किया गया, इन ऑर्डर टू हैव अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज, कि सभी कंट्रीज की जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है दैट शुड बी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। सो बिजनेस एंड अकाउंट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। तो सभी क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे यहाँ फॉलो होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाहरली कंट्रीज़ में फॉलो होते हैं, उन दोनों में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो IFRS है उसको डेवलप किया गया। उन्हीं बिजनेस हाउसेस के लिए, उन्हीं अकाउंट्स बुक्स के लिए जो कि डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग बने हुए हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS। अगर IFRS को डेवलप किया गया तो इसमें इसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो डेवलप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या काम करते हैं, एक ग्लोबलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम करते हैं। ग्लोबलाइज मीन्स कि पूरी दुनिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका ये रोल प्ले करते हैं, कॉमन, सभी कंट्रीज के कॉमन, दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल ग्लोबलाइज। सो ग्लोबलाइज कंट्रीज में ग्लोबलाइज पब्लिक द्वारा ये क्या है, अंडरस्टैंडेबल है। टू मैच द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये भी है कि दोनों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको बनाया गया। टू प्रमोट द यूज ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एट यूनिवर्सल लेवल, कि जो ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड्स बने हैं उसको हम यूनिवर्सल लेवल के ऊपर जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या अपनी किताबें या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यूज़र्स के साथ, तब भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सो प्रमोट करना ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड को, ये भी इसका काम है। टू कंसीडर द स्पेशल नीड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़, ये भी इसमें कंसीडर किया गया कि जो स्पेशल नीड है छोटी और जो मीडियम स्केल एंटरप्राइज की है उसको भी, उसकी ज़रूरत को भी इसमें ध्यान में रखते हुए इनको डेवलप किया गया। सो ये ऑब्जेक्टिव हैं IFRS के। ये हमारा आज का टॉपिक था, आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया जिसको हम बोलते थे अकाउंटिंग बेसिस के, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इसका जो भी टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।